नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85649096060897523455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आपके सामने इस बार के मार्च के तीसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को लेके आई हूं, जिसमें हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट वीक के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और इसी तरीके से आपके पूरे जो है महीने भर के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस। सबसे पहले जो हमारा उपभोक्ता दिवस होता है, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर राइट्स डे, वो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये इस बार की थीम, जैसे कि आपको पता है कि हर बार मेरी पहली स्लाइड जो है वो डेज के ऊपर होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस रहेंगे तो हमें थीम पूछी जाती है। इस बार की जो हमारी थीम है वो है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। 1983 में ये पूरे को स्टार्ट किया गया था। उसके बाद से ये चीज हमेशा से चलती आ रही है और बहुत सारे बैंक्स ने और इन सब ने भी इसके ऊपर कोई ना कोई इनिशिएटिव लेकर के, आप लोगों के पास, सबके पास जरूर कोई ना कोई टेक्स्ट मैसेज तो आया होगा जिसमें उन्होंने ये बोला कि भाई इस बार का हमारा उपभोक्ता दिवस है तो इसके लिए हम आपको एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए जो है आग्रह करेंगे। इस तरीके की चीजें आई थी ना। तो इस तरीके से ही याद रखिएगा कि कंज्यूमर का अधिकार है हर चीज को लेकर के। और ये प्रेसिडेंट जो है जॉन केनेडी, जिन्होंने यूएसए में यहाँ पर इस चीज को स्टार्ट कराया था कि उपभोक्ता को कैसे यहाँ पर जागरूक होना चाहिए। और इस बार आप देख रहे हो क्लीन एनर्जी के ऊपर बात करें, क्यों? क्योंकि भारत सरकार की ये कोशिश है कि हम नेट जीरो यहाँ पे ऑब्टेन कर लेंगे आगे आने वाले समय 2070 तक। इसी के लिए किया गया। आगे है हमारा 16 मार्च को, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। देखो, खास बात इस बार की है कि इस बार की कोई थीम ही नहीं, तो इसमें आप याद रखिएगा कोई थीम नहीं थी। और 16 मार्च को हमारा टीकाकरण दिवस मनाया जाता है और इसको जो है वो पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पूरा एक पोलियो रविवार है, थीम तो याद रखनी नहीं है इस बार, बस ये याद रखना कि टीकाकरण के लिए जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जब इसको शुरुआत की गई थी ना इसका, उस समय टीकाकरण और ये जो पोलियो है उसके वक्त इसको शुरुआत की गई थी और उसके बाद से इसका नाम फिर फेमस हो गया इसी चीज के लिए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगी ये चीज। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है हमारा, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि पिछले लेक्चर में आपको मैंने बोला था कि पिछले हफ्ते के लेक्चर में कि एलिफेंट विस्पर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो देखो, ये एलिफेंट विस्पर्स जो है ना, जिसको अभी ऑस्कर में जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए, सबसे शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से ट्राइब के बारे में बात करती है। ये जो है कट्टू नायकर ट्राइब्स है, उनके बारे में बात करती है। ये सवाल हमारे एग्जाम में बहुत चांस है इस बार की पूछा जाएगा कि ये कट्टू नायकन जो एक ट्राइबल पीपल है, ये कहाँ पे रहते हैं, ये जनजाति कहाँ पे रहती है। ये कट्टू नायकर का मतलब पता है क्या होता है? कि तमिल और मलयालम, इसमें मतलब तमिल और मलयालम लैंग्वेज में इसको जंगल का राजा कहा जाता है। तो ये सबसे ज्यादा जो है आपको पूर्वी घाट का जो पूरा इलाका है वहां पे सबसे ज्यादा मिलेंगे। और पूर्वी और उत्तरी पूर्वी दोनों, सॉरी, पश्चिमी और पूर्वी दोनों घाट में आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो जो आदमी होते हैं वो छोटी छोटी धोतियां पहनते हैं यहाँ पर, और वुमेन जो है वो साड़ी टाइप ही यहाँ पर पहनती हैं। और यहाँ पर एलिफेंट विस्कर जो है ना, वो इन्हीं की एक कहानी है, जो कि ज्यादातर आपको तमिलनाडु, मैक्सिमम तमिलनाडु में, लेकिन साथ साथ केरल में और नीलगिरी के आसपास एरिया में भी देखने को मिलेंगे। और ये जो लोग हैं, इनका जो धर्म अगर मैं बात करूं तो ये हिंदू धर्म के सारे लोग हैं। और साथ ही साथ ये जो है, जो बोली बोलते हैं वो सारी द्राविडियन लैंग्वेज है। जो द्राविडियन लैंग्वेज क्या है, जो कि साउथ के लोग बोलते हैं, जिसमें आपकी सारी टाइप की जो लैंग्वेजेस आ जाती हैं साउथ की, वो सबका मिक्सचर बोलते हैं। और ये किसकी पूजा करते हैं? ये सबसे ज्यादा जो है शिव जी की पूजा करते हैं। तो ये हमसे इस बार जो है पूछा जाएगा। इन लोगों को जो है बहुत शौक होता है गाने का, गाना बजाने का, म्यूजिक डांसिंग का। और इनको जो है चोला नैकर के रूप से भी जाना जाता है। चोला नैकर के रूप में भी इनको
जाना जाता है। तो इस प्रकार से इनको याद रखिएगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कुट्टा नायकर और या कुट्टा नाइकन या जेनु कुरम्बन्स ये भी कहा जाते हैं। ये पूरा एक डेजिग्नेटेड शेड्यूल ट्राइब है जिनकी कहानी है एलिफेंट विस्पर्स, जिनको आप जानते हैं ऑस्कर्स में मिला है। RRR के बारे में तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, और इस बार एलिफेंट विस्पर्स का याद रखिएगा। इस बार चांस है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला आर्टिकल है हमारा, अभी हाल ही में जो हमारी एक मिनिस्ट्री है जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं मॉस्पी। मॉस्पी की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हिंदी में कहते हैं इसको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इन्होंने अभी यहाँ पर महिला और पुरुष 2022 की रिपोर्ट अभी जारी करी है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर भारत में जो सेक्स रेशो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन करी दी है कि एक्चुअली में लिंग अनुपात कैसा है भारत में। भारत में अगर लिंग अनुपात की मैं बात करूं तो ये चांस है कि 2036 तक जो महिलाओं में लिंग अनुपात है उसको बढ़ावा आगे मिल सकता है। इस रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि जो हमारे काम करने वाली लेबर फोर्स है वो आज अब बड़ी है, लेकिन महिलाएं वहां पर भी पिछड़ी। जो महिलाओं की संख्या है लेबर के काम में आज वो भी कम है। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज, जो जो जगह जहाँ पे काम करती है वहां पे बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। दूसरा, वहां पर उनके साथ पैसों के मामले में भी बहुत भेदभाव किया जाता है। तो ये पूरा इन्होंने बताया, और इन्होंने ये बताया इसके अंदर इसमें इन्होंने यही बताया कि महिला और पुरुष में कितना यहाँ पर फर्क है। अगर मैं यहाँ पर संसाधनों की भी बात करूं, घर के अंदर डिसीजन लेने की बात करूं, इन सब चीजों के ऊपर, या घर से बाहर निकलने के लिए या और कहीं पर जाने के लिए, तो महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए बहुत डिफिकल्ट है बाकियों के कंपैरिजन में, जो कि सब जानते भी हैं। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और अगर ये तो देखो, अभी हमारे एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए क्या क्वेश्चन बनेगा, तो बनेगा कि मेन और वुमेन रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर कौन रिलीज करता है, पहला सवाल। दूसरा, यहाँ पर आपका जो मेंस का एग्जाम आप दे रही हो अगर, तो मेंस के एग्जाम में हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा इसमें, अगर कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमारे इंडिया में सेक्स रेशो का क्या है, लिंग अनुपात का क्या है, तो आप यहाँ पर अपने आंसर की शुरुआत इस रिपोर्ट का एग्जाम्पल देके शुरुआत कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसी बात की गई और ऐसे से चल रहा है। तो आप रिपोर्ट का एग्जाम्पल देके बताएंगे तो एक आंसर ना एक अच्छे रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी हमारे जो गवर्नर है इस वक्त हमारे, जो जिनको कहते हैं शक्तिकांत दास, इनको अभी यहाँ पर इसी हफ्ते गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का दिया गया है। जो कि किसने दिया है, एक प्रतिष्ठित उपाधि दी गई है, जो कि यहाँ पर वैश्विक आर्थिक शोध पत्रिका, सेंट्रल बैंकिंग, एक जर्नल पत्रिका है जो कि यहाँ पर अवार्ड देती है। उन्होंने शक्तिकांत दास को यह अवार्ड दिया है। साथ ही साथ ये अवार्ड पहले भी मिल चुका है रघुराम राजन, 2015 में रघुराम राजन, याद होगा आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा गवर्नर्स में, उनको ये अवार्ड मिल चुका है। और दूसरी बार ये अवार्ड किसको मिला है, शक्तिकांत दास को। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे आप जानते हैं कि कोविड के समय इन्होंने काफी और अच्छे बेहतर रूप से पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस को संभाला था। और ये पेमेंट का जो आप सिस्टम देख रहे हैं इतना बढ़ता जा रहा है, वो भी काफी बढ़ाने में मदद मिली है। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि भाई आरबीआई जो है बहुत ज्यादा कैंपियंस जो है वो लॉन्च कर रही है, क्योंकि सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि 2025 तक आते आते हर घर पेमेंट, हर डिजिटल पेमेंट जो है वो यहाँ पे हमने लेकर के आनी है। तो ये उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करी है। अगर मैं बात करूं आरबीआई के पुराने इतिहास की, तो आप सभी जानते हैं आरबीआई भारत में इंडिपेंडेंस से पहले का बना हुआ है, अभी नहीं बना है। ये इंडिपेंडेंस से पहले का बैंक बना हुआ है। तो इसने जो है, आरबीआई ने अगर बात करूं कि अपना पहली बार काम करने कब शुरू करे थे, तो आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 को अपना काम करना जो है शुरू किया था। ये एक आरबीआई जो है एक्ट 1934 लाया गया था, जिसके तहत 1935 में काम करना शुरू किया था। सवाल है मेरा यहाँ पर कि जब ये 1935 में पहली बार बना था तब भी इसके कोई गवर्नर रहे ही होंगे, और वो इंडियन तो होंगे नहीं क्योंकि 1935 की बात चल रही है। तो यहाँ पर गवर्नर कौन थे, नाम लिख लीजिएगा सब लोग इनका, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। उसके बाद हमारे आजादी के बाद जो है गवर्नर कौन बने हैं, तो भी आप उनका नाम लिख लीजिएगा। आजादी के बाद जो हमारे गवर्नर बने हैं उनका नाम क्या है, आजादी के बाद बने हैं यहाँ पर C.D. देशमुख। और इस वक्त हमारे गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। और जो आरबीआई का जो गवर्नर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन अपॉइंट करते हैं। बाकी इसकी जो हिस्ट्री है आरबीआई की वो भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर डिसीजन जो लिया जाता है आरबीआई का, वो होते हैं उसके गवर्नर, और साथ में 4 डेप्यूटी गवर्नर जो है वो आगे रखे जाते हैं।
ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। और अभी इस समय आरबीआई के जो हेडक्वार्टर्स अगर मैं पूछूं, तो आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ बने हुए हैं? वो दिल्ली में नहीं है, वो मुंबई में शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई में हेडक्वार्टर्स बने हैं। बाकी चार इनके रीजनल ऑफिस जिसे हम कहते हैं ना, वो भी बने हुए हैं। एक नॉर्थ का दिल्ली में है, ठीक है, चार रीजनल ऑफिस दिल्ली में नॉर्थ का है, उत्तर का। और पश्चिम की अगर मैं बात करूं, तो पश्चिम का जो है वो मुंबई के अंदर है रीजनल ऑफिस। और ऐसे ही साउथ का, दक्षिण का चेन्नई के अंदर है। और पूर्व का यहाँ पर कलकत्ता में है। और आरबीआई की 31 ब्रांचेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इनके अपने अपने ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, जहाँ पे जो भी आरबीआई में लगता है उनको वहां पे जाकर के अपना ट्रेनिंग भी पूरा लेना होता है। जैसे कि रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में है, एक ऐसे रिजर्व बैंक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंक जहाँ पे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें सिखाई जाती हैं, वो पुणे में है। और ऐसे करके अपना पूरा काम संभालती है। ट्रेनिंग सेंटर्स काफी सारे बने हुए हैं। आरबीआई तक जो है पहुंचना, वहां तक जॉब करना बहुत से लोगों का सपना होता है। तो इसमें याद रखिएगा आरबीआई के बारे में। और एक चीज मैं और बता दूं, एक जो गवर्नर बनता है ना कोई भी आरबीआई का, उसका कोई टर्म फिक्स नहीं होता कि वो कितने साल के लिए रहेगा। उसका कार्यकाल कभी भी फिक्स नहीं होता है। और जो गवर्नर का कार्यकाल है वो बाद में, मतलब ये है कि भाई फिक्स नहीं है, लेकिन इतना है कि 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। नॉट मोर देन 3 years, 3 साल तक ही रह सकते हैं। उसके बाद चेंज करना कंपल्सरी हो जाता है। चलिए, बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अभी ही यहाँ पर एक और न्यूज है एम्बेसडर के रूप में। जैसे अभी आपने पढ़ा था, एक क्रिकेटर है सूर्य कुमार यादव, उन्हों को यहाँ पर जो है जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। किनको? एक्टर सूर्य कुमार यादव। सवाल बन सकता है एग्जाम में, किनको बनाया गया, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो सचिन तेंदुलकर है उनको यहाँ पर चूज किया गया सैवलॉन इंडिया की तरफ से। तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं हमारे एग्जाम में, सीधा यहाँ पर इस पे जो है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई। अभी जैसे विराट कोहली भी है, उनको भी यहाँ पर लक्सर राइटिंग का बनाया गया है। ठीक है, एक स्टेशनरी का आइटम होता है, उसके लिए विराट कोहली को बनाया गया है। ये भी अभी का करंट अफेयर है, क्वेश्चन बन सकता है, लिख लीजिए। लक्सर राइटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके लिए जो यहाँ पर बनाया गया है, विराट कोहली को बनाया गया है, क्योंकि उनकी आप परफॉर्मेंस तो आप जानते ही हैं लक्सर के लिए। ऐसे ही जो एम एस धोनी है, उनको यहाँ पर, उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और एम्बेसडर अभी रिसेंटली जो बनाया गया है वो आप याद रखिए, बाकी पहले किस किस के रहे हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी बनाया गया उनको वायाकॉम 18 जो है, उनको एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है, ताकि डिजिटल स्पोर्ट्स जो है उसको यहाँ पर बनाया जा सके। ये जो है टाटा आईपीएल हो गया, अपने सोशल मीडिया अकाउंट में काफी इन्होंने इस चीज को प्रमोट भी करा है। ये सब भी आप याद रखिएगा। वाईकॉम 80 हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई के अंदर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये आप पिक्चर देखेंगे सब लोग यहाँ पर, इस पिक्चर को सब लोग अब समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन रेलवेज को यहाँ पर जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट दिया गया है। और रेलवेज जो है इसको चाहती है कि पूरे पूर्ण रूप से इसको हम यहाँ पे करें। और ये टारगेट कब तक का रखा गया है? 2030 का। आप रेलवेज देख रहे हो, सोलर पैनल साथ साथ में देख रहे हो, तो यही इसका टारगेट है कि हमें अपनी रेलवेज को ग्रीन बनाना है। और क्लाइमेट चेंज में जो इतनी चीजें हो रही हैं उसको रोकने की कोशिश करें। तो सरकार कर क्या रही है इसके लिए? देखिए, सरकार जो है यहाँ पर डीजल से चलने वाली और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, उनको यहाँ पर बना रही है। और ट्री प्लांटेशन बना रही है। वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान जैसी चीजों को यहाँ पर लेकर के आ रही है। 2030 तक का टारगेट रखा गया है इसके लिए। पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड यहाँ पे चलेगी, ताकि ग्रीन रेलवे को यहाँ पर बेहतर रूप से बनाया जा सके। ये सब आपसे पूछा जा सकता है, इस पूरे को लिख लीजिएगा। टारगेट ईयर्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही अब एक पोर्टल है जिसका नाम है बाल स्वराज पोर्टल। बाल स्वराज आप समझ गए, बच्चों के लिए है, बिल्कुल सब समझ गए होंगे इस चीज को। तो बाल स्वराज पोर्टल जो है ना, ये बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था। और जो वेस्ट बंगाल का एग्जाम है उसमें इस पे सवाल भी पहले आ चुका है, क्योंकि पोर्टल पुराना है लेकिन लॉन्च इसको प्रॉपरली अब किया गया है। तो यहाँ पर ये है जो हमारी एनसीपीसीआर है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो बच्चों के लिए काम करती है। नाम ही उसका बाल स्वराज है। तो बच्चों के लिए जो यहाँ पर प्रोटेक्शन चाहिए होती है, जो बच्चे सड़क पे अगर इस तरीके से रहते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनकी माता पिता की कोविड-19 के समय मृत्यु हो गई है, उनको यहाँ पर मदद देने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है।
ऐसे ही हमारे जो है मतलब ये भारत के ऑर्गेनाइजेशन है एनसीपीसीआर, इसके बारे में याद रखिएगा, बाल स्वराज पोर्टल। और एक एप्लीकेशन है बेसिकली, ठीक है, एक एप्लीकेशन के रूप में, जिसमें कोविड के जो बच्चे हैं ना उनको यहाँ पर, और जो स्ट्रीट्स पे रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर बचाने की सुविधा बनाई गई है। और ये कौन से मिशन के तहत बनाई गई है? मिशन वत्साल्य। ये मिशन वत्साल्य बहुत पुराना मिशन है, जो कि पहले से चलता आ रहा है। और इस मिशन के तहत जो है पूरी ये कोशिश की गई है कि हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। और जितने भी हमारे बच्चे हैं, मतलब बेसिकली इसका ये मोटो है, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़ते हुए सभी बच्चों को हम आगे लेकर के आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यहाँ पर सरकार दोनों, मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों की सरकार मिलकर के इस पूरे को यहाँ पर प्रावधान के रूप में बना के चल रही है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। वो है, अब एक फेस्टिवल है जिसका नाम है फूल देई फेस्टिवल। ठीक है, अब ये फूल देई फेस्टिवल क्या चीज है? ये फूल देई, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, फूल देई फेस्टिवल, ये आप देख रहे हैं बच्चे दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये उत्तराखंड का एक फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। और ये फेस्टिवल उत्तराखंड में जब जो है फसलों की कटाई होने को होती है उसके समय जो है इसको मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपका फेस्टिवल पे आता है। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिक्किम से जुड़े हुए, और उससे पिछले लेक्चर में काफी सारे आपको इस तरीके की चीजें बताई हैं। तो उसी प्रकार से ये वाला फेस्टिवल भी एक याद रखिएगा, जिसमें बच्चे जो है यहाँ पर इसको काफी अच्छे से, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से, फूल दे, फूलों का एक फेस्टिवल है, मनाते हैं उस चीज को। और याद रखिएगा, ये उत्तराखंड वही जगह है जहां पर भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट खोला गया था। ठीक है भाई, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं जो पूरे इलाके हैं उत्तराखंड के, सबसे ज्यादा जाने जाते हैं उत्तराखंड में, वहां पर ये पूरा मनाया गया है। बाकी उत्तराखंड की मैं अगर बात करूं तो उत्तराखंड आप सभी लोग जानते हैं, इसकी कैपिटल जो है वो देहरादून है। और इसको जो है देवभूमि जो है उस रूप से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको इतने सारे तीर्थ स्थान मिलेंगे। और यहाँ पर अगर मैं पूरी सबसे बड़ी सिटी की बात करूँ उत्तराखंड की, वो देहरादून है, इसकी कैपिटल। और साथ ही साथ अब एक चीज याद रखिएगा, कि अभी जिसका जो एक हाई कोर्ट है इसका, वो कहाँ पे बना हुआ है उत्तराखंड का, न्यूज में था ये वाला, नैनीताल में। लेकिन क्या चल रहा है, बात ये हो रही है कि अब इसका जो है जो ये उत्तराखंड है, उसका जो हाई कोर्ट है वो शिफ्ट करके कहाँ कर दिया जाएगा, हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी उत्तराखंड, यहाँ पर आपको पांच प्रयाग के नाम जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, छोटे चार धाम जो है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नंदा देवी, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर भारत के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे पूरा फॉरेस्ट की सारी चीजें देखी जाती हैं, वो भी आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल, सुरेखा यादव। ये सीधा सा एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, अभी ही याद रख लीजिएगा। सुरेखा यादव जो है, ये भारत की पहली इंडियन ट्रेन ड्राइवर ऐसी बनी है, पहली फीमेल ड्राइवर, जो यहाँ पर लेडी स्पेशल ट्रेन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर रही है। सुरेखा शंकर यादव या सुरेखा यादव के रूप में आप इनको याद रख सकते हैं। अब ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी यहाँ पर बनाई है पहली महिला ड्राइवर। ठीक है, लेडी स्पेशल के लिए एक यहाँ पर सीधा एक जो है एक फैक्ट आप लोगों से इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। अभी इन्होंने यहाँ पर एक क्या करा है, एनएसओ कहते हैं इसको। एनएसओ ने यहाँ पर मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, उसको यहाँ पर कंडक्ट करवाया है। अब ये क्या चीज है, जो एनएसओ ने यहाँ पर मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे कराया, अभी इसकी एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो देखो भाई, ये भी किसके अंडर आता है, एनएसओ, मॉस्पी बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, उसी के अंडर आता है। इन्होंने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में पता है क्या बताया? रिपोर्ट ये होती क्या है, एक्चुअली में रिपोर्ट होती है जो कि पूरे भारत के अंदर हर चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती है, बताती है कि कितनी चीज कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, किन लोगों के पास पानी पीने का है, कहाँ पर किन के पास वॉशरूम्स हैं, कहाँ पर कौन सा लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, वो सब बताती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है
कि साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा पुरुष और महिलाएं हैं बाकी भारत के अन्य देशों अन्य हिस्सों की तुलना में, जो किसी भी भाषा या कोड करके कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा वहीं पे रहती है। तो भारत की जो प्रगति है ना, उसको देखने का इसका काम है। पूरी तरीके से ये देखती, ये बताती है भाई कि भारत के अंदर कहाँ कहाँ पे पानी जो है, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधाएं सबसे ज्यादा है, कहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की सुविधाएं सबसे कम है। और इनके हिसाब से जो असम है और झारखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर पानी पीने के लिए, जो मैं बात करूं, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधाएं बहुत ही कम है। और सबसे कम जो वॉशरूम की जो होती हैं सुविधाएं, वो भी बिहार, झारखंड, उड़ीसा में कम रूप में दिखाई गई है, बताया गया है यहाँ पर। और इस सर्वे के दौरान 16.1% जो मेल है और 43.8% जो फीमेल है, जो 15 से 24 ईयर के गैप में आती है, ये लोग जो है वो काम नहीं करते हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना कोई वर्क कर रहे हैं, ना ही कोई ट्रेनिंग में कर रहे हैं। ठीक है। और 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं, 50% से ज्यादा लोग हैं जिनके पास यहाँ पर मोबाइल का एक्सेस है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, ये मल्टीपल इंडिकेटर, जो कि सिर्फ एक चीज के लिए काम नहीं करती। मल्टीपल इंडिकेटर का मतलब होता है जो बहुत सारी चीजों का सर्वे करके आपको एक पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देती है। तो यहाँ पर ये मल्टीपल इंडिकेटर पे काम करके हमको ये बताती है कि भाई आपके यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन अभी चल रही है। इनका काम क्या है कि जो हमारा सतत पोषक विकास है, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसकी क्या सिचुएशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबको पता है ना। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है कि आपको अपने आज के रिसोर्सेस, आपको अपने आज की जो संसाधन है, उसको इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि आगे आने वाली जनरेशन के पास उन रिसोर्सेज की कमी महसूस ना हो। ऐसा नहीं कि सारा पेट्रोल अभी ही खर्च कर देना है, ये सारी चीजें अभी ही खर्च कर देना कि आगे आने वाली जनरेशन को वो नसीब ही ना हो कि क्या हुआ करता था। समझ रहे हैं। तो ये इनकी मेजर फाइंडिंग्स है। और ये चाहते हैं कि ये देखना कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें कितनी ज्यादा देखने को मिलती हैं, क्या है, कहाँ पे LPG का गैस सिलेंडर है, कुकिंग की कहाँ पे सुविधाएं हैं, वॉशरूम की सुविधाएं कहाँ पर है। ये उस चीज को चेक करती है। बेसिकली सबसे ज्यादा काम इनका होता है लोगों की हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, शिक्षा, पानी, साफ सफाई और खान पीन के ऊपर आपको पूरा का पूरा एक डेटा तैयार करके देना, पूरे भारत के लिए। तो ये इस तरीके से पूरा काम करती है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो इसी को प्रमोट करना है। समझ रहे हैं सब लोग इस चीज को। और बड़ी बड़ी राज्यों की मैं अगर बात करूं, तो ये जो, अगर मैं बड़े राज्यों की बात करूं, तो बड़े राज्यों में स्पेशली उत्तराखंड हो गया, उड़ीसा, केरल, दिल्ली, यहाँ पर जो है काफी सारे लोग हैं जो कि पूरी तरीके से, जब सर्वे हो रहा था तो वो काफी सारे लोग ऐसे थे जो किसी काम में इन्वॉल्व नहीं थे। अभी एक ही राउंड हुआ है इसका, बाकी इसके और जो राउंड होते जाएंगे अपने मैं करंट अफेयर में उसको कवर अप करवाती जाऊंगी आपके। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है PM मित्र पार्क के ऊपर। अभी ये स्कीम तो खैर पहले से चल रही है, PM मित्र स्कीम अभी नहीं आई है ये स्कीम। अभी PM मित्र पार्क की जो स्कीम है ना, ये अनाउंस हो चुकी है। और ये PM मित्र जो है, अभी इसके लिए 7 हमारे अलग अलग जगह पर इसके क्या बनाए गए हैं, पार्क यहाँ पर खोलने की बात की गई है। कहाँ कहाँ पे खोलने की बात की गई है, नाम देखेंगे सभी लोग मेरे साथ। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसके लिए पूरा एक जो है लॉन्च कर दिया गया है। अब इसमें होगा क्या, देखो मित्र का यहाँ पर क्या मतलब है। PM मित्र में यहाँ पर मित्र का अर्थ अर्थ है यहाँ पर प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल। अब इसमें क्या होगा ना कि करीब 4,500 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें क्या किया जाएगा कि ऐसे पार्क बनाए जाएंगे जहां पर आप बुनाई से लेके, कढ़ाई से लेके, छपाई से लेके हर एक चीज एक ही पार्क में एक ही जगह पे करेंगे। एक लोकेशन में आने जाने का खर्चा बच जाएगा, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों को हर एक पार्क में जॉब देने की बात की। और एक ही पार्क में हर एक चीज की सुविधा आपको मिलेगी, चाहे आपको कुछ भी करना है, उसमें डाई करना है, कुछ भी करना है, अलग से बनाए जाएंगे। बस यहाँ पर जो केंद्र और राज्य की सरकार है, यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी है कि वो दोनों मिलकर सामंजस्य बिठाए, तालमेल बिठा करके स्कूलों को संभाले, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्कीम है। और ये बड़ी स्कीम को लागू करने के लिए दोनों की जरूरत है, यहाँ पर दोनों इन्वेस्टमेंट भी लगाए, काम भी करे। और पहले ये इस बार का जो बजट आया ना, उसमें 200 करोड़ दिए गए, लेकिन वही है कि अब यहाँ पर सरकार इस पर और बढ़ाने की कोशिश करे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 7 जगह ही लगना है। धीरे धीरे करके इसकी चीजें बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पावर सप्लाई भी देनी है,
पूरा जो होता है ना बिजली बिजली का काम वो भी सारा देना है, यहाँ पर पानी की सुविधाएं भी देनी है, और वहां से जो कूड़ा निकलेगा उसको भी मैनेज करने के लिए पूरा एक सिस्टम बनाना है। तो हर चीज का सिस्टम बनाना पड़ेगा, हर चीज की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और रिसर्च भी करनी है यहाँ पर, तो ट्रेनिंग पूरी देनी पड़ेगी। तो उसमें काफी ज्यादा खर्चा जो है सरकार का आने वाला है। तो सरकार की यही कोशिश है कि आगे आने वाले समय में इसको हम और ज्यादा बेहतर बनाएंगे, और ये बहुत मास्टर प्लान है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे शुरुआत की गई है इसकी। और उम्मीद है कि ये प्लान बहुत अच्छा निकल के आगे बनेगा और आएगा, तो आप लोग भी सब इसको जरूर देखेंगे इस प्लान को, और हम कवर करेंगे। और ये याद रखिएगा, पीएम मित्र की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये मित्र जो पूरा स्कीम है ये किससे जुड़ा हुआ है। तो आपको टी से हो सकता है कि आपको ट्रांसपोर्ट भी लग जाए इसमें आंसर, कि ये परिवहन से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा इस चीज को। बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वो है लखपति दीदी। अब नाम से तो लग रहा होगा कि भाई दीदी यहाँ पर लखपति बन गई है, तो देखो कुछ इस प्रकार से है ये चीज। लखपति दीदी एक प्ले स्टोर पे ऐप भी है, आप सभी लोग उसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो इसमें लखपति दीदी स्कीम यहाँ पर शुरुआत तो पहले से ही चल रही थी, पर अब इसको जो है प्रॉपर मंजूरी देके पैसा दिया गया है। लखपति दीदी में क्या किया है कि हमारी रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय और हमारी आयुष मंत्रालय जो है उन्होंने यहाँ पर मिल करके ये बोला है कि हम लोग यहाँ पर जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप है SHG जो है, उनको करीब करीब 1 लाख पर महीना जो है कमाने के योग्य यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। करीब 1 लाख रुपए तो वो पूरे साल का कमा ले। तो उसी के लिए यहाँ पर लखपति दीदी जो है योजना उत्तराखंड के सीएम ने भी स्टार्ट करी थी, बाकी यहाँ पर उनके लिए स्टार्ट की गई है, और उत्तराखंड में 1.25 लाख के करीब इनकम जो है वो रखी गई है। तो इसको याद रखिएगा, लखपति दीदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। स्कीम है तो देखिए एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अब नाम से तो समझ गई है कि महिलाओं के लिए है ये वाली चीज, चलो वो तो आप लोग समझ गए। पर इसमें ये याद रखना है कि लखपति दीदी जो स्कीम है ये सबसे ज्यादा जो है वो किस टॉपिक से जुड़ी हुई है। तो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, उनको यहाँ पे काम देने की योजना जो है वो स्टार्ट की जाएगी। उनको काम सिखाया जाएगा ताकि वो 1 लाख रुपए पूरे साल का एटलीस्ट कमा सके। उसके लिए जहां पर उनको पापड़ बनाना, या फिर वेजिटेबल सिल्क फ्रूट ये सब बनाना, उनको छोटे 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 मोटे काम करवाना, जैसे कि LED बल्ब को कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम कैसे होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है, और खाद बनाना क्या होता है, प्लम्बर का काम क्या होता है, वो सब चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। और साथ ही साथ बैंक भी इनको आराम से लोन दे देगा, क्योंकि ये आगे बढ़ाना है ना, तो बैंक भी इनको आसानी से लोन प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो ICC है। ICC यहाँ पर वो क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, या ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय। ICC जो है ये क्रिमिनल कोर्ट, यहाँ पर इन्होंने एक वारंट इशू किया है किसके अगेंस्ट, व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति पुतिन के अगेंस्ट, आप जानते हैं रशिया के हैं, कि उन्होंने यहाँ पर यूक्रेन के जो बच्चे हैं उनका जो है अवैध गैर कानूनी निर्वासन जो है वो करने की कोशिश करी है। तो अभी ये इसलिए न्यूज में आता, तो मैं आपको ICC के बारे में बता दूं कि ICC के जो हेडक्वार्टर्स है वो हेग नीदरलैंड्स वहीं पर ही है जहां पर ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी हेडक्वार्टर्स हैं। और ICC यहाँ पर क्राइम की जो चीजें होती है ना, जैसे कि जो भी वर्ल्ड लेवल पे क्राइम होता है, चाहे बच्चों के अगेंस्ट हो, चाहे एक वॉर में हुआ है, एक युद्ध के दौरान हुआ है, या कोई बहुत बड़े लेवल पे जो है वो किया गया है इन सब चीजों को, तो उन्होंने यहाँ पर जो है एक यहाँ पर एक वार्निंग के रूप में, या फिर आप कह लो कि वॉरेस्ट जो है वो इशू किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है हम लोगों से ICC क्या चीज है, किसने क्या कैसे यहाँ पर बनाया है, इसके बारे में ये सब सीधा पूछा जाता है। और बिदेन जो है US के जो प्रेसिडेंट है जो बिदेन, उन्होंने यहाँ पर इस चीज की बहुत सराहना करी है। ये अभी की ही कुछ दिन पहले की न्यूज है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। ICC के हेडक्वार्टर्स हमसे पूछे जा सकते हैं। और इंडिया जो है क्या वो ICC का मेंबर है, तो नहीं, इंडिया ICC का मेंबर नहीं है। ठीक है भाई, ये आप याद रखिएगा। आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला मेरा सवाल है कि जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा के पास आप जानते हैं कि कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा की पावर बराबर है, कई ऐसे केसेस जहाँ पे लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, मनी बिल हो गया, आर्टिकल 110 हो गया। अब मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे राज्यसभा के पास लोकसभा के मुकाबले में ज्यादा पावर है। तो यहाँ पर कब किस केस में राज्यसभा मोर पावरफुल बन जाती है। तो देखिए राज्यसभा के आपको सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस याद रखने हैं, और कुछ याद ही नहीं रखना है। राज्यसभा यहाँ पर 3 केस में, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज, नई अखिल भारतीय सेवाएं को करना है, आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा पावरफुल है। दूसरा, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति को जब अगर हटाना है
तो वो जो बिल होगा वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाएगा। तीसरा, अगर कभी भी जो हमारी स्टेट लिस्ट होती है, राज्य सूची होती है, उसमें कभी भी संसद को लॉ बनाने के लिए पारित करवाना है, तो वो जो लॉ होगा वो पहले कहाँ पे जाएगा? राज्यसभा। तो राज्यसभा यहाँ पर इसके लिए आपको याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा किन किन मामलों में ज्यादा होती है। बाकी लोकसभा किन मामलों में ज्यादा है राज्यसभा की कंपैरिजन में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बस जरूर बताइए। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, अगर कभी भी कोई बिल आता है और वो ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन के लिए आता है पार्लियामेंट में, तो वो किस प्रकार से पास किया जाएगा? एबीसीडी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिया है मैंने यूपीएससी का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा कि अगर कभी भी आर्टिकल 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन कभी भी करवाया जाता है, तो उस संयुक्त अधिवेशन में वो बिल किस प्रकार से पारित होगा? देखो, संयुक्त अधिवेशन कभी भी होता है तो लोकसभा के 543, राज्यसभा के 245, टोटल 788 एमपी जो है आकर के बैठते हैं, जिसका जो अधिवेशन का पूरा जो संभालना होता है वो स्पीकर द्वारा, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनके द्वारा पूरा किया जाता है। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर आएंगे, अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं आते हैं, याद रखिएगा, वाइस चेयरमैन, उप जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, वो आते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो आप जानते हैं कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है इस चीज में, 3 बार अभी तक हो भी चुकी है ज्वाइंट सेशन, और कभी भी ऐसा होता है तो वो बिल जो पास होगा वो सामान्य बहुमत द्वारा पास करवाया जाता है। जैसे कि वित्त विधेयक भी और धन विधेयक भी सामान्य बहुमत द्वारा ही पास कराया जाता है, तो ये भी सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से पास कराया जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैडम ये सिंपल मेजोरिटी या सामान्य बहुमत होता क्या है? तो देखिए, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं, इसका मतलब होता है 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट भी है और वोट करने भी आए, उनका 50% +1 कर दो उसमें। मैं आपको लोकसभा का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। लोकसभा में 543 सीटें हैं। अभी 543 में आप जानते हैं हर व्यक्ति तो नहीं आएगा ना, हर एक सांसद तो नहीं आएगा वोट देने। मान लीजिए कि आज जो है बिल पास हो रहा है और उस समय यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं कि 502 व्यक्ति आए हैं, 502 सांसद हैं, एमपी जो है वो आए हैं, ठीक है। और वो 502 एमपी में से 2 एमपी हैं, ठीक है, कि भाई राहुल गांधी का ऐसा कहना है कि भाई ये बिल तो मोदी जी लेके आए हैं, मैं तो वोट ही नहीं करूंगा इसमें, और ऐसे ही एक व्यक्ति और हो गए, तो हमारे पास बच गए 500 ऐसे एमपी जो कि प्रेजेंट भी हैं और वोट देने भी हैं। उन 500 का 50% +1 निकाल लीजिए, 251, 251 बन जाएगा। और ये 251 वोट अगर मिल जाती हैं तो वो विधेयक जो है वो सिंपल मेजोरिटी द्वारा पास कहला जाएगा। सेम चीज आपकी कहाँ पे चलेगी? राज्यसभा में भी चलेगी। इसे हम क्या कहते हैं? सामान्य बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, जिसके तहत हमारा वित्त विधेयक, धन विधेयक और संयुक्त अधिवेशन की सारी चीजें पास कराई जाती है। याद हो जाएगा सबको इस एग्जाम्पल से? ठीक है भाई, ये था हमारा आज का पूरा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें एक और, बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज। अभी ये न्यूज में थी इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज जो है हमारी किसके साथ की जाती है। अभी ही बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म हुई है, न्यूज में है बहुत ज्यादा, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको यही कहते हैं, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये अभी सिंगापुर के साथ जो है वो करवाई गई है। कहाँ पे करवाई गई है? जोधपुर राजस्थान में इसको एक्सरसाइज को करवाया गया है। ठीक है भाई, इस पूरे को याद रखिएगा। ये थे हमारे इस प्रकार के इस हफ्ते के पूरे करंट अफेयर्स। यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। पिछले 2 हफ्तों के भी अपलोड हो चुके हैं, उनको कंप्लीट कीजिएगा। और अगले हफ्ते के भी, इस हफ्ते के खत्म होने के बाद वो भी अपलोड किए जाएंगे, उनको पढ़िएगा। और इस तरीके से आपके काफी सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे। इसी प्रकार से अपना पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको किस तरीके का समझ में आया, कैसा लगा लेक्चर। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।